बात आगे बढ़ाई और जनाब 2 सेक्टर डायग्राम को मैंने और आपने डिस्कस कर लिया, तो फिर 4 सेक्टर का इम्पैक्ट भी पढ़ा, इंजेक्शन और लीकेजेस के बारे में पढ़े, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम को डिस्कस किया है ना, और ग्रोथ एनालिसिस के ऊपर भी बात की कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे और कब बढ़ती है। फिर हमने रिसोर्सेज को डिस्कस किया, नेचुरल रिसोर्स और बोलो भाई मैन मेड रिसोर्स, फ्री गुड्स और इकोनॉमिक रिसोर्स या गुड्स के बारे में बात की, और फिर नीड और वांट्स को डिस्कस करते हुए हम और आप पहुंचे थे फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे। तो बेटा जी हमने और आपने बात की कि फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। द एलोकेशन, एलोकेशन कहते हैं स्पेसिफाई करना, आइडेंटिफाई करना, इंगेज करना। एलोकेशन का मतलब क्या है? देखिए जैसे मैंने कल भी एक मिसाल देके समझाया कि भाई हमने इस क्लास को एलोकेट, इस रूम को एलोकेट कर लिया एज अ क्लास, सामने वाले रूम को हमने एलोकेट कर लिया एज एन एडमिन ऑफिस। एडमिन ऑफिस के भी 2 हिस्से कर लिए, एक आईटी का रूम बना दिया और एक हमारा जो रिसेप्शन एरिया वो बना दिया। उसमें हमने एक पोर्शन अलग करा और उसमें एक फ़ी काउंटर का अलग कर दिया, काउंटर है ना, ये एलोकेट कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, हाउ रिसोर्स आर नाउ सपोज टू बी यूज इन ऑर्डर टू मेक इट एक्वायर और इन ऑर्डर टू मेक इट कंपनसेट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। एक मखसूस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज में से आप एलोकेशन, वो पैसा भी हो सकता है, जगह हो सकती है, मशीन हो सकती है, टूल हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, व्हाटएवर, कुछ भी जो आप समझे इसको, उस हिसाब से ये रिक्वायर्ड टू बी एंगेज है। जैसे अब्बा जब सैलरी लेके आते हैं, अब्बा अम्मा जो भी, जो आपका घर का गार्जियन है, जब वो पैसे लेकर आते हैं तो क्या करते हैं मेरे बेटा? अम्मी अब्बू मंथ के एंड में बैठ के, मंथ के स्टार्ट में एलोकेट करते हैं कि ये पैसे भाई बच्चों की ट्यूशन फ़ी के लिए, ये पैसे घर की ग्रॉसरी के लिए, ये पैसे घर के ओवरहेड एक्सपेंडिचर के लिए, ये पैसे जनाब यूटिलिटीज़ के लिए, ये पैसा रेंट के लिए एलोकेट कर दो, ये सबकी पॉकेट मनी दे दो, ये घर के डेली एक्सपेंसेस के लिए आप एलोकेट करिए। क्या ये डिसबर्समेंट है, ये एलोकेशन है कि जो लिमिटेड रिसोर्स आपके पास हैं उसे स्मार्टली, रेशनली आप कैसे एलोकेट करेंगे, कैसे हेड ऑफ एंगेजमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे ताकि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। अच्छा, ये मुमकिन नहीं है कि ये कैसे मुमकिन है कि हम अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को अपने महदूद वसाइल से पूरा कर लें? ये मुमकिन तो नहीं है, ये मुमकिन बहरहाल नहीं है, लेकिन हम कोशिश तो करते यही हैं बाई मेकिंग अ रैशनल एलोकेशन। एक ऐसा पॉसिबल एंगेजमेंट, एक ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन रिक्वायर और रिटेन करने की कोशिश करते हैं जो हमें बेस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे। बिजनेस अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करने की कोशिश करता है कि उससे वो बेस्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट को आइडेंटिफाई या जनरेट कर ले। आगे बढ़िए। तो जो फंडामेंटल इकोनॉमिक इशू है, कल भी मैंने बात की थी, इस पे आज फिर कह रहा हूं कि भाई देखिए 2 बातें हैं। एक है हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज, सही है, एक है हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज, और दूसरी तरफ मेरा बेटा हमारे पास क्या है सर? हमारे पास हैं अनलिमिटेड वांट्स। ऐसे ही तो लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के दरमियान जो एक गैप है, और ये गैप कभी नहीं फिल हो सकता सर, ये मैनेज हो सकता है, ये फिल नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो गैप है, इस गैप को हम क्या कहते हैं? इस गैप को हम कहते हैं मेरा बच्चा क्या? स्कैर्सिटी। अच्छा, स्कैर्सिटी और शॉर्टेज अलग अलग है। जैसे मिसाल के तौर पे ये बॉटल है 1.5 लीटर की, ठीक है, अब ये खाली है, तो इसमें कितना पानी शॉर्ट है सर? 1.5 लीटर है। अगर मैं इसमें 1 लीटर भर दूँ तो कितनी कमी है अभी इसके अंदर? 0.5, तो वो फेल हो सकता है। लेकिन स्कैर्सिटी चूँकि रिलाय करती है, वो बेस करती है अनलिमिटेड वांट्स पे, जिसकी कोई सर्टेन बाउंड्री या लिमिट नहीं है। तो जिस चीज़ की लिमिट नहीं है, उस चीज़ की मेजरमेंट या उस चीज़ का इम्पैक्टफुल एंगेजमेंट मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर भी हम अपने रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करते हैं कि हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को किसी हद तक कंपनसेट कर पाएँ। सो स्कार्सिटी क्या है? अ गैप बिटवीन द लिमिटलेस वांट्स एंड द रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज, या क्या लिखता है? वेयर रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट। क्या बोला उसने? वेयर रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई
ऑल ऑफ वंस कॉम्पीटिंग डिमांड, जब रिसोर्सेज में सफिशिएंसी ना हो, रिसोर्सेज इनसफिशिएंट हो, कि वो हर एक की इकोनॉमिक नीड को पूरा ना कर पाए, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड, देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ स्कार्सिटी, कमी, लिमिटेशन, लिमिटेड रिसोर्स, ये है वो चीज़। देखिए, क्या हमारे मुल्क में इतनी नेचुरल गैस है कि सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए? सर कौन सी रिक्वायरमेंट, कैसी रिक्वायरमेंट? अरे डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट अलग है, कमर्शियल रिक्वायरमेंट अलग है, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट अलग है, ट्रांसपोर्टेशन में भी तो यूज़ होती है गैस। ये सीएनजी क्या है? ये वही गैस तो है जो मेरे और आपके घर में आती है, बस वो कंप्रेस करके उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं। तुमने देखा नहीं, जहाँ सीएनजी पंप होते हैं बड़े बड़े कंप्रेसर लगे हुए होते हैं, उसका प्रेशर वो कंडेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो गाड़ी चल पड़ती है उससे, वरना घर का चूल्हा जल रहा है, एनर्जी तो है ना वो। तो सर ये है स्कार्सिटी। अब स्कार्सिटी दुनिया के हर इकोनॉमिक एजेंट को फेस कर रहा है। चूंकि दुनिया में ये स्कार्सिटी इंगेज करती है, इसलिए हर इकोनॉमिक एजेंट अपने रिसोर्सेज को लेकर करता है क्या बेटा जी? चॉइस बिटवीन मोस्ट अर्जेंट और लेस अर्जेंट वाट। भाई ये जरूरी, ये कम जरूरी है, गैर जरूरी है, तो इसको डेफर कर देंगे यार। समझ रहे मेरी बात में क्या कहना है? तो चूंकि हमारे रिसोर्स लिमिटेड हैं, हम अपनी हर ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? चॉइस करेंगे। अ चॉइस, रेशनल एलोकेशन, चॉइस बिटवीन मोस्ट अर्जेंट एंड लेस अर्जेंट वांट। जो ज़रूरी है उसे पहले पूरा करेंगे, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी रिक्वायरमेंट को आहिस्ता आहिस्ता डेफर करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी करने की। ठीक है। अब एक आदमी के पास गाड़ी नहीं है या ट्रांसपोर्ट का कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसे चाहिए बाइक या गाड़ी, जॉब की रिक्वायरमेंट भी है, ऑफिस भी जल्दी पहुंचना है, बस में नहीं मुमकिन हो पा रहा। अब उसने बोला यार मैं तो गाड़ी लूँगा भाई, अब पैसे बाइक के, नहीं मैं तो गाड़ी लूँगा। भाई कैसे लोगे बाइक के पैसों में गाड़ी? वरना मैं कुछ नहीं लूँगा। तो भाई तुम तो जॉब से भी जाओगे, फिर एक दिन बाद तो बाइक लेने के पैसे भी नहीं बचेंगे। तो हम क्या करते हैं? अर्जेंसी क्या है भाई? ऑफिस पहुँचना है। कैसे भाई? ट्रांसपोर्ट का मीन लेना पड़ेगा। मैं जिस इलाके में रहता हूँ 2-3 बसें बदल के आनी पड़ रही, तो मैं तो रोज़ लेट हो रहा हूँ, मेरी सैलरी कट रही है, तो मैं क्या करूँ यार? गाड़ी अभी डेफर करता हूँ भाई, बाइक ले लेता हूँ यार। तो ये रैशनल एलोकेशन है। तो सर ये चॉइस है। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे के समझा रहा है आपको। जैसे मिसाल के तौर पे नेचुरल गैस है हमारे मुल्क के अंदर। अब नेचुरल गैस के कई एक पर्पसेस हैं। क्या क्या इस्तेमाल हैं? जैसे मैंने कहा, उसका एक इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्रियल है, फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती है, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, ठीक है, प्रोडक्शन होती है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होती है सीएनजी के तौर पे, और डोमेस्टिक यूज़ होती है। अच्छा, डोमेस्टिक के अंदर भी मज़ीद 2 हेड्स हैं। अच्छा, यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूज़ में 2 चीज़ें हैं, एक है थर्मल और एक है एज एन इनपुट रिसोर्स। अब ये क्या है सर, ये बता दो ज़रा। थर्मल क्या है? ये है आपका जनरेटर, ये प्रोड्यूस करता है क्या? ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। आपने इधर से इसको दी गैस और यहाँ से प्रोड्यूस कर ली क्या? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम अपने घरों में जनरेटर नहीं चलाते, बड़े बड़े कमर्शियल जनरेटर होते हैं, बिजली बना के बेचते हैं। तो ये तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ एक ऑप्शन तो है और होता है हमारे मुल्क में। सर अच्छा क्यों नहीं है? भाई एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आप एनर्जी को ज़ाया कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है ना, उधर से आप गैस को ज़ाया करके बिजली बना रहे हैं। तो भाई कोई ऐसा तरीका है कि बगैर एनर्जी के हम जो है वो, या बगैर रिसोर्स के, हाँ सोलर पैनल, विंड मिल्स, ये है ना यार, बायोगैस, तो भाई इस तरह बिजली बनाने में फ़ायदा है। क्योंकि इसमें अब सोलर पैनल लगा दिया एक टाइम आपने, मेंटेनेंस है उसकी, बिजली खुद बनेगी बॉस, बिजली खुद बनेगी। लेकिन जनरेटर से चलाएंगे, वो पेट्रोल से चलाओ या गैस से चलाओ, एक एनर्जी को बनाने के लिए दूसरी एनर्जी का कंबशन हो रहा है। तो ये स्मार्ट एलोकेशन तो नहीं हुई। इसलिए अब पेट्रोल महंगा होगा तो बिजली महंगी होगी। तो इस तरह से हमारे मुल्क में ड्रामा चल रहा होता है। तो अगर हम सोलर पैनल या विंड मिल्स पे चले जाएं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे बड़े बड़े, उससे बिजली बन जाएगी। तो ये स्मार्ट एलोकेशन है चीज़ों की। सो सर एक है ये, और एक है फैक्ट्री में जैसे मशीन चलाई, उससे गाड़ी बना ली, घर टूल्स बना लिए, इक्विपमेंट बनाए, वो तरीके। फिर डोमेस्टिक के भी 2 यूज़ हैं, एक कमर्शियल एक नॉन कमर्शियल। जैसे
मैं और आप घरों में जो अपने इस्तेमाल करते हैं गैस, मेरे और आपके घर में जो गैस इस्तेमाल होती है वो क्या है? वो नॉन कमर्शियल यूज़ है। खाना पकाया, खुद खाया, ख़त्म। गीज़र चलाया, अपने इस्तेमाल में लाया, ख़त्म। लेकिन मेरे और आपके इलाके में आपने नहीं देखा तंदूर की दुकानें हैं, रोटी जहाँ बिकती है ना, छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी तो बेकरी है, नहीं ये भी तो गैस इस्तेमाल करते हैं। तो ये कमर्शियल यूज़ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी की इकोनॉमी के अंदर क्या है सर? इकोनॉमी के अंदर तो ये तय है, देयर इज एन स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो अब गवर्नमेंट सबको तो गैस नहीं दे सकती कि भाई लो इंडस्ट्रियल को भी गैस दे दो, डोमेस्टिक को भी गैस दे दो, और जनाब ट्रांसपोर्टेशन में भी दो। है ही नहीं तो कहाँ से दे दूँ? तो मुमकिन ही नहीं ना, ये तू कहाँ से मैं? तो भाई अब क्या करेगी गवर्नमेंट? भाई गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो। जब गैस फैक्ट्री में इस्तेमाल होगी, सस्ता रॉ मटेरियल यानी कि सस्ती कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, तो मुल्क में दो चीज़ें बढ़ेंगी, दो तीन चीज़ें। एक बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट, फिर बढ़ेगा आउटपुट, और फाइनली इन दोनों की वजह से बढ़ जाएगा एम्प्लॉयमेंट। तो भाई हम कहाँ देंगे इलेक्ट्रिसिटी? हम देंगे जनाब किसको? रिसोर्स देंगे इनपुट के अंदर, ताकि हाँ थर्मल को देंगे, कम देंगे, इसको तो बहुत ही कम कर दो। देखा नहीं अब तुमने गवर्नमेंट का विजन चेंज हो गया? अब नेचुरल गैस सीएनजी पंप्स खत्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, महंगी, क्योंकि है ही नहीं गैस। तो कहाँ भी गाड़ी पेट्रोल पे चलाओ भाई, नहीं तो इलेक्ट्रिक कार चलाओ। अब उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगर हम इलेक्ट्रिक कार चलाना चाहते हैं तो लोड शेडिंग खत्म करो भाई, इतनी इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। तो कैसे बनाएं इलेक्ट्रिसिटी? भाई विंड मिल से बनाओ, सोलर एनर्जी से बनाओ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, तो वो सस्ती बिजली है। जब इतनी हज़ारों लाखों गाड़ियाँ हैं, तो जब सब इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी तो उतनी बिजली भी तो चाहिए आपको। उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। हाँ डोमेस्टिक को दे दो, घर वालों को दे दो ताकि खाना पके, लेकिन कैसे दो? टाइम से दो। सुबह 6 बजे से लेके दोपहर यानी कि सुबह 10 बजे तक दे दो, ताकि नाश्ता खाना वाना बन जाए। चलो 10 नहीं करो भाई, 12 कर दो। लोड शेडिंग कर दो। कब से? अब गैस कब से कब तक नहीं मिलेगी? 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक गैस की अवेलेबिलिटी खलास। 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक फिर गैस मिलेगी, और फिर 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक फिर खलास। तो जिस टाइम में यहाँ गैस की लोड शेडिंग है, वो गैस किसको दे दो? फैक्ट्री को दे दो, ताकि वो प्रोडक्शन कर लें, आउटपुट बना लें। समझ रहे मेरी बात? ये है स्मार्ट मैनेजमेंट। रिसोर्सेज दुनिया के किसी मुल्क के पास, किसी फर्म के पास, किसी हाउस होल्ड के पास अनलिमिटेड नहीं है। रिसोर्स तो लिमिटेड है। जैसे वो कल उस दिन भाई कह रहे थे कि लोड शेडिंग वहाँ भी हो सकती है सर, होती भी होगी। भाई होती है, वो मैनेज करते हैं। हमारा मसला क्या है इकोनॉमी का? कि हम अपने रिसोर्सेज को स्मार्टली मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए मसाइल है। तो आगे बढ़े सर। अब हमें पता है, क्योंकि रिसोर्सेज में कमी है ना दादा, और उसके लिए हमें क्या करना है? चॉइस। इसका मतलब हम अपनी हर ख्वाहिश को एक ख्वाहिश को पूरा करने जाएंगे, दूसरी को क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसका मतलब वेन एवर वी हैव टू मेक इट रिक्वायर एनी इकोनॉमिक डिसीजन, तो हर इकोनॉमिक डिसीजन की एक क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक डिसीजन, द कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक डिसीजन in term of the next best alternative foregone। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो नहीं है जो तुम पे कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है जो तुम किसी एक गुड, एक सर्विसेज, एक ऑप्शन को एक्वायर करने के लिए जो दूसरे को सैक्रिफाइस तुमने किया, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मैंने ये मोबाइल फ़ोन लिया, ठीक है, मैंने इसको 70,000 रुपये का ये फ़ोन ले लिया। अभी ये 70,000 का फ़ोन लिया ना भाई, तो 70,000 रुपये से और क्या क्या काम हो सकते थे? हाँ, मैंने उन सारों को क्या कर दिया? तो इस 70,000 के फ़ोन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है?
वो सारे काम जो मैंने सेक्रीफाइस किए, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एडवाइजरी दे रहा हूँ, अब ये सारे काम जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए मैंने अपनी जॉब को सेक्रीफाइस किया, अपना जो जाती बिजनेस था उसको अगर जो करता कभी या कर सकता था उसको सेक्रीफाइस किया। मेरा फैमिली बिजनेस है, अब्बा भाई चलाते हैं, तो मैं वहाँ नहीं जा पाता, कभी हफ्ते में महीने में एक बार चला जाता हूँ, उसके साल के मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, उसमें जाके उनको ऑडिट कर लिया, चीज़ें देख ली, कोई एडवाइस दे दी, कोई चीज़ ढूंढ दी, कोई नया बिजनेस दिला दिया, वो जो होता है साल के आखिर में हिसाब होता है, उसके मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं, जो भी होता है हिसाब के अंदर जो भी आए, लाख आए, 10 लाख आए, 5 लाख आए, वो मुझे मिल जाता है। और असल प्रॉफिट किसको जा रहा है? अब्बा, और क्योंकि भाई वो कर रहे हैं एक्टिविटी, तो उनको जो जॉब से सैलरी मिलती उन्होंने वो सेक्रीफाइस कर दी, मुझे जो बिजनेस से प्रॉफिट मिलता मैंने वो सेक्रीफाइस करके क्या अडॉप्ट कर लिया? टीचिंग का प्रोफेशन है, कंसल्टेंसी का प्रोफेशन है। सो हर इकोनॉमिक डिसीजन के पीछे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब यहाँ, हाँ बोले बोले बोले, हाँ ये तो है। अब वो गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट को डिसीजन ले रही है। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब के ज़माने में आ गया कोविड-19, है ना, अब सारा पैसा लगा किस पे? हेल्थ पे लगा। अब उस वक्त इमरान खान रोड बना रहा होता तो दुनिया गधा कहती है कि बेवकूफ़ हो यार, तुम्हारे मुल्क में लोग मर रहे हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, तुम रोड बना रहे हो, तुम जो है वो तालीम पे पैसा लगा रहे हो। तालीम ज़रूरी है लेकिन ज़िंदगी उससे बचेंगे तो पढ़ेंगे ना भाई। भाई नहीं बंद होंगे, कोविड में स्कूल नहीं बंद होंगे, खोल दो स्कूल, मर रहे बच्चे, नहीं कोई मसला नहीं। जाहिल नहीं होना चाहिए इंसान को, पढ़ के मर जाओ साले, तो भाई पढ़ के मर गए तो फ़ायदा क्या? तो भाई स्कूल बंद किए ना, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल तो स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन क्लासें, क्या पढ़ा आप लोगों ने? कद्दू पढ़ा होगा उस टाइम में, कद्दू ही पढ़ा ना, घर में पढ़े रहे, पढ़े पढ़े सड़ गए। जब भी तो दिमाग सुन हो गया बच्चों का, अभी जो आ रहे हैं पीछे से खेप आ रही है। 2-2 साल जिस बच्चे को गैप मिल जाएगा वो तो मोबाइल देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, वो टाइम जाएगा, उसको आदत ख़त्म हो गई उसकी, इसकी आप पीछे हो गए। जो स्किल, जो एबिलिटी, जो कैपेसिटी आपकी बढ़नी है वो नहीं बढ़ पाई। तो ये अगर हम वो स्कूल खोल देते कि भाई पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, हमने बोला नहीं, हमने नहीं बंद करना भाई, हमें तो पढ़ाना है अकाउंट को अब, तो फिर डेथ टोल बढ़ता, लोग मरते, क्योंकि बच्चे तो कंटीजियस डिजीज़ को ज़्यादा कैरी करते, फिर वो घर आते, हर घर में बीमारी फैल जाती, और भाई कितना मुश्किल हो जाता मैनेज करना। तो बच्चे तो स्कूल में ना, एक कुछ खाया, 7 खाए, एक को फ्लू हो रहा है, दूसरे को लग गया। तो स्कूल में तो ज़्यादा आसानी से फैलेगी, तो सारे कमरे में एक ही क्लासरूम के अंदर बैठ के पढ़ना, तो वो तो फिर उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी क्या था कि हेल्थ पे पैसा लगे, तो गवर्नमेंट ने लगाया। अब नवाज शरीफ साहब के क्रेडिट पे है ना, वो हमेशा हर उसमें जलसे में खड़े हुए बोलते हैं भाई हमने मोटरवे बनाई है, बेहतरीन काम है, ज़बरदस्त बनाई है, वाकई में अच्छी बनाई है। आप चलें यहाँ सुपर हाईवे से चलें, ऑल द वे केपी के तक चले जाएंगे आप, चारों सूबे से घूमते हुए। तो भाई ये कमाल है ना यार, कि ऐसा एक रोड बना दिया जो आपको बिल्कुल स्मूथ ट्रेवलिंग करा देगा। थोड़ा सा सिंध के एक हिस्सा है सक्खर वाला, वो ख़राब है, बकिया तो आप दबंग रोड है यार। पंजाब और केपी के आउटस्टैंडिंग ज़बरदस्त रोड है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रोड हैं। अंदर गली मोहल्लों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मोटरवे की बात कर रहा हूँ, जो M9, M1, M2 ये वाले यार, चाइना के बॉर्डर तक चले जाए आप, ऐसे शानदार रोड बने हैं। तो भाई ये काम है ना किया है। हाँ, तालीम पे नहीं लगाया पैसे, तालीम पे नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि तो लोग पढ़ लिख लेंगे तो फिर इनको वोट नहीं मिलेंगे, कभी नहीं लगेगा तालीम। हमारे मुल्क में तालीम पे पैसे, क्योंकि देखो जब आपके अंदर शऊर होता है ना, तालीम होती है, इल्म होता है, तो आपका सोचने का तरीका अलग होता है। आप बोलेंगे जिए भुट्टो, आप बोलेंगे जिए नवाज शरीफ, आप बोलेंगे जिए इमरान खान, लेकिन आप गलत बात को गलत बोलेंगे, सही को इख्तलाफ करेंगे आप कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, ये चीज़ मुल्क के ख़िलाफ़। मैं इसमें आपका साथ नहीं दूँगा, ये अच्छी चीज़ है, मैं साथ दूँगा। मैं ओवरऑल आपकी पॉलिसी से अग्री करता हूँ, लेकिन यार ये वाली बात भाई अपने को नहीं समझ आती, इसमें मुल्क का नुकसान है, ये काम मैं नहीं करूँगा यार। आपको प्रोटेस्ट करना है, हड़ताल करनी है, करें आप अपने लीडर के लिए करें, लेकिन आप दूसरे को मारें इसमें, ये तो कोई कहीं वो नहीं लिखा हुआ। तो ये इशूज़ है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ज़रा पढ़िएगा। सो सर जब अब देखना ज़रा क्या कहता है।
Opportunity cost is the cost of one economic decision. Express cost of one economic decision expressed in term of the next best alternative for gone, जो छोड़ दिया आपने किसी एक ऑप्शन को एक्वायर करने के लिए। सही है। अब नीचे देखिए कॉन्सेप्ट मैप है। हमारी वांट्स क्या हैं? अनलिमिटेड। हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड। इन दोनों का जो गैप है उसे क्या कहते हैं? स्कार्सिटी। उसकी वजह से मेरी और आपकी ज़िंदगी में क्या है? चॉइस। उस चॉइस की वजह से वी मस्ट हैव टू पे एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 हेल्थ पे पैसा लगाओ, ऑप्शन नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाओ। गवर्नमेंट ने बोला यार दिखती तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड बनाओ, ग्रीन लाइन बनाओ, ब्लू लाइन बनाओ, मर रहे हैं साले, मरने दो, हेल्थ बुरी है रहने दो, ये साले वैसे ही ऑर्थोडॉक्स हैं, इनको क्या होना है, थोड़ा इलाज कराएंगे, मदार पे जाएंगे, तावीज़ लटकाएंगे, ऐसे ठीक हो जाएंगे भी तो मर जाएंगे, नहीं तो कोई मसला नहीं। ठीक है ना। मतलब हमारे यहाँ तो कोई कल्चर ऐसा नहीं है ना कि बहुत हम हेल्थ कॉन्शियस कॉम है। हमारे अम्मी दांत में दर्द हो रहा है, अम्मी बोलती है थे लो नमक 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 रख लो, दांत में दर्द अम्मी सही नहीं हो, लौंग रख लो, है ना, वो गर्म पानी से गरारे कर लो। यार यहाँ दर्द हो रहा है ना मेरा आजकल, यहाँ थोड़ा हैवी लगता है, दर्द हो रहा है, अरे गैस है गैस, सोने में हो गया, कोई धूप में तकिया रख दो, यहाँ पे वो बाम लगा लो, पता चला हार्ट अटैक आया हुआ उसको। बोतल गैस, तुम कोल्ड ड्रिंक में ना नमक डाल के पियो, अरे लो, और लिटा दिया उसको। 3 दिन बाद हॉस्पिटल गया, बोला भाई आपको 2 दिन पहले हार्ट अटैक आके जा चुका है आपको। हाँ, अब क्या होगा डॉक्टर साहब, लेटो, अब तुम्हारा साला एंजियोप्लास्टी होगा, भूतनी है। तो हमारा मुल्क तो ऐसे चल रहा है भाई, कोई अब क्या, अम्मी बहुत तबीयत सही नहीं, पैराडोल खा लो, खुद से खा लो, आधा इलाज तो हम खुद कर रहे हैं, कभी सही हो जाते कभी नहीं होते, फिर डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर ने 5 दिन की एंटीबायोटिक ली, 3 दिन खा के सही हो गए, भाई अब छोड़ दो, 3 दिन खा ली बस सही। कहाँ हम लोग कोई हेल्थ कॉन्शियस है? कुछ भी नहीं करते। फलाना हो गया वो पत्ते लटका दो, यूं हो गया तो यूं कर दो, फलाना हो गया तो समंदर में नहा के आ जाओ, अभी बाबा के मज़ार से लिपट के आ जाओ, मट्टी लगा लो, क्या एंड सेंड काम है। इनको हेल्थ चाहिए, इस कौम को हेल्थ कर दूँ मैं तो वो तो बिल्कुल ही बंद कर दूँ। देगा चलो भाई, मान ही जाओ, गड़बड़ बात नहीं करो। तो भाई ये है, ये मामला तो है ना हमारे। तो भाई रोड पे लगाओ यार, लोग बोलेंगे वाह क्या रोड बनाई, भाई वोट डालो इनको। तो देखो ना, आज भी 77 ईयर्स के बाद भी हमारे बेसिक इश्यूज हो, पानी नहीं, बिजली नहीं, रोड टूटे हुए। अभी आप मेरी गली का कोई रोड बनाएगा, अल्लाह के समय उसको वोट डाल दूंगा, वो रोड टूटा हुआ है। बस भाई जो रोड बनाएगा मैं खटाक से उसमें मालूंगा, अल्लाह भाई लो वोट लो, जान छोड़ो यार, हमारे रोड ही नहीं बन रहे, गटर के ढक्कन गायब, दुनिया वो आसमानों में ब्लैक होल ढूंढ रही है, हमारा हर गली के कोने पे एक ब्लैक होल है। हमारे मसाइल ही अलग है, बच्चा गिर गया गटर में, बाइक गिर गई गटर में, अजीब मसाइल है दुनिया में, ऐसे मसाइल आप नहीं सुनेंगे। नाले में बह के मर गए, अभी क्या है भाई बॉस, हाँ ढक्कन उठा के, गटर के ढक्कन गायब है। तो ये अब वो गवर्नमेंट भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएगी, रोड बनाएगी, पुल बनाएगी, ये इसे नज़र आएगा तो वोट मिलेगा। तालीम का है, तालीम का क्या करना है, तालीम छोड़ो, तालीम से क्या, तालीम होगा तो शऊर होगी, शऊर होगा तो फिर वोट थोड़ी ना होगा भाई। आएगी एक दिन तेरे घर इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी, गरीब आदमी। आगे बढ़ जाओ सर। अब एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ज़रा ये देखिएगा सर, ये आपके सामने एप्लीकेशन नज़र आ रही है, कैसे हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट एप्लीकेशन एक्वायर करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी अप्लाइड टू ऑल इकोनॉमिक एजेंट, हर एक इकोनॉमिक एजेंट के इकोनॉमिक लाइफ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अब हाउस होल्ड कैसे पे करेगा, जैसे सेटिस्फैक्शन फॉर गॉन बाई कंज्यूमिंग गुड, ए लग्जरीज रादर स्पेंडिंग मनी ऑन गुड्स, बी दैट इज नेसेसिटीज। ऐसे मिसाल के तौर पे एक फैमिली की इनकम बराबर है किसके, इनकम बराबर है किसके सर, कंजम्पशन, ऐसे ही है ना यार, कंजम्पशन प्लस, बोलो ना यार, सेविंग।
अगर मैं अपनी कंजम्पशन को बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली मेरी सेविंग कम हो जाएगी, एंड इफ आई हैव टू मेक अ प्लान फॉर इंक्रीज माय सेविंग तो डेफिनेटली तब कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिकॉज इनकम क्या है सर, इनकम एक ऐसा रिसोर्स है जो क्या है, so if I wanted to make it increase our saving, definitely we must have to make it sacrifice consumption, opportunity cost पे कर दिया। इसी तरह बिजनेस है, अब बिजनेस क्या है जनाब, बिजनेस कैसे पे कर रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे मैंने भी मिसाल दी कि अहमद भाई अगर अपना इंस्टीट्यूट, अल्लाह न करे ऐसा हो, लेकिन अगर अहमद भाई बोले नहीं यार बस अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं अब खोलूँगा अपना ऑडिट फार्म, मैं आकाश, उदैत, साद, जिशान, हम सारे टीचर अपनी ऑडिट फर्म में आ जाएंगे, मैं किसी को अनएम्प्लॉयड नहीं करूँगा, यही स्टाफ रखूँगा लेकिन पढ़ाऊँगा नहीं हो। सो जो पढ़ा के मिलने वाली आमदनी थी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई किसके लिए, ऑडिट फर्म के लिए। तो हर बिजनेस दे रहा है। एप्पल दो चीज़ें बना रहा है, एक बना रहा है कंप्यूटर, एप्पल का कंप्यूटर भी तो बनता है ना यार, और एक बना रहा है क्या, मोबाइल फ़ोन बना रहा है, ऐसे ही है ना। अब वो कहता है कि नहीं जी हम ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बनाएंगे और कम कंप्यूटर बनाएंगे, तो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कंप्यूटर। तो देखो लिख रहा है रेवेन्यू फॉर गॉन बाय यूजिंग प्रोडक्टिव रिसोर्स गुड ए रादर देन प्रोड्यूसिंग और सप्लाइंग गुड्स क्या, बी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गवर्नमेंट भी पे कर रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर गवर्नमेंट कैसे पे कर रही है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दी कि अगर आप हेल्थ केयर पे ज़्यादा लगाएंगे तो एजुकेशन पे कम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम लगेगा, नेशनल डिफेंस पे कम लगेगा। अभी हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट है, पूरे KPK में वो दहशतगर्दी का फिर दोबारा शुरू हो गया ड्रामा, है ना, बलूचिस्तान में चल ही रहा है, ठीक है, अल्लाह सिंध और पंजाब को बचाएं, और वहाँ भी हालात, फिर इंडिया की थ्रेट हमें लगी पड़ी है, उधर ईरान और वो इसराइल हो गया एक ड्रामा, वो चल ही रही है दुनिया में, तो जंग चल रहे हैं मामला, सही है ना। इजिप्ट और इसराइल की भी चल रही है कन्फ्रंट्रेशन, वो फिर रशिया और वो यूक्रेन, तो भाई पूरे रीजन में जंग चल रही है, तो भाई हम भी अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, डिफेंस पे पैसा ज़्यादा लगाएंगे, तो जब नेशनल डिफेंस पे पैसा ज़्यादा लगेगा तो एजुकेशन पे कम लगेगा, हेल्थ केयर पे कम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम लगेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो लिखा हुआ, द सोशल नीड फॉर गॉन बाय यूजिंग resources to provide services A, education rather than services B, that is health. स्टेट भी अपॉर्चुनिटी कि किस तरह की इंडस्ट्री पे लगाना है पैसा, जैसे जैपनीज ने किस पे लगाते हैं वो पैसे, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भाई छोड़ दो, खाना मिल जाएगा, हमें टेंशन नहीं है, हम खाना ले लेंगे दुनिया से। कैसे लोगे भाई, हम अपनी मेडिकल इक्विपमेंट बेचेंगे, हैवी मशीनरी बेचेंगे, ऑटोमोबाइल बेचेंगे, टेक्नोलॉजी बेचेंगे, इक्विपमेंट बेचेंगे, मशीन्स बेचेंगे, इंडस्ट्रियल टूल्स बेचेंगे, ये सब बेचेंगे, खाना खरीद लेंगे, कोई मसला नहीं, हज़ारों टन खाना हमें मिल जाएगा, मसला ही नहीं है हमें। अमेरिका, हम टेक्नोलॉजी बेचेंगे, मशीन्स बेचेंगे, इक्विपमेंट बेचेंगे, सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस बेचेंगे, आर्किटेक्ट सोल्यूशंस देंगे दुनिया को, और दुनिया से फूड ले लेंगे, कोई मसला नहीं, हम ले लेंगे दुनिया से, देंगे कुछ भी नहीं, कद्दू। हाँ तो वो तो समझ रहे हैं भाई, जो लोग घर पे हैं वो समझ रहे हैं। तो नेशन भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करती है। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल है, दुआ आप सही कह रही है, मैं वही समझा रहा था मेरी बेटी। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ के आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए हमने बात की रिसोर्सेज की, ऐसे ही है ना, बात की थी ना भाई, बात की थी ना रिसोर्सेज की। अब रिसोर्सेज दो तरह के हैं, एक नेचुरल है और एक मैन मेड है। तो जो मैन मेड रिसोर्स है उसे तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन किसे कहते हैं? सो जब मैं बात करता हूं प्रोडक्शन की तो आसान लफ्ज़ों में ये है प्रोसेस ऑफ क्या लिखा भाईजान? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन
सुन रहे हो मेरी बात? सो ये प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे प्रोडक्शन कहते हैं। सर सीड से क्रॉप बनी, क्रॉप से बोलो ना फूड बना, प्रोसेस हुआ ना, ये सब प्रोसेस है। सो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। तो हम क्या है, दुनिया में जितने मैन मेड रिसोर्स हैं वो सारे के सारे कैसे बने? सर दुनिया में जितने भी आउटपुट्स हैं, दुनिया में जितने भी आउटपुट हैं वो तमाम के तमाम आउटपुट्स, अब वो चाहे गुड्स हों या मेरा बेटा क्या हो, सर्विसेज हो, वो तमाम के तमाम गुड्स एंड सर्विसेज कैसे बनते हैं? सर वो बनते हैं डिफरेंट तरह के किससे? इनपुट से। और उन तमाम इनपुट्स को हम अरेंज करते हैं। दो तरह के इनपुट रिसोर्स हैं, एक है टेंजिबल और एक है इनटेंजिबल। एक नजर आने वाले और एक नजर ना आने वाले। सर नजर ना आने वाले क्या? सर नॉलेज, आइडिया और इंफॉर्मेशन। नजर आने वाला क्या? रॉ मटेरियल, सब असेंबलीज, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स। तो हम क्या करते हैं, दो तरह के इनपुट रिसोर्सेज को मिलाते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, और उसे प्रोसेस करके एक नया आउटपुट प्रोड्यूस कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, द प्रोसेस एंड मेथड्स एम्प्लॉयड टू ट्रांसफॉर्म tangible inputs and intangible inputs into goods and services। तो डिफरेंट तरह के इनपुट्स को लेंगे, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी, नजर आने वाले भी और नजर ना आने वाले भी। नॉलेज, आइडिया, इंफॉर्मेशन, इनटेंजिबल, रॉ मटेरियल, सेमी। आप गए टेलर के पास, ठीक कि बॉस ये मेरे एक अनस्टिच है, मेरा मेजरमेंट ले लो और एक अच्छा डिज़ाइन आप मुझे सी दें इसमें शलवार कमीज़ का। यार थोड़ा देखिए कैटलॉग में देख के अच्छा सा, यार वो बटन यूँ और कॉलर यूँ और ऐसे और कफ में यूँ और थोड़ा सा स्टाइल लगना चाहिए। बोला ठीक है बॉस बता दो, ये कैटलॉग आपके सामने। आपने उसको सिर्फ क्या दिया? कपड़ा। अब वो कपड़ा जो है ना वो इनपुट रिसोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी जो मशीन में यूज़ होगी वो इनपुट है, धागा और दूसरी चीज़ें जो उसमें लगनी है वो सब इनपुट है। लेकिन वो जो दिमाग लगा रहा है अपना डिज़ाइनिंग में, नॉलेज, आइडिया, इंफॉर्मेशन, ये है इनटेंजिबल इनपुट्स। वो दोनों चीज़ों को मिलाएगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट, आइदर गुड्स और सर्विसेज। सो ये है प्रोडक्शन। ठीक हो गई मेरी बात? सो प्रोडक्शन अपने आप में एक प्रोसेस है दैट क्रिएट्स और एड वैल्यू एंड इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। आगे बढ़ गया। उसके बाद आया क्या? सर वो जो मेरे इनपुट रिसोर्सेस थे ना, वो जो हमारे इनपुट रिसोर्सेस थे, उन इनपुट सोर्सेस को इकोनॉमिक्स क्या कहती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड। तो ये इनपुट रिसोर्स हैं सारे के सारे, जिन्हें मिला के कंपोज करके एक टेक्निकल फॉर्मेशन के थ्रू हम गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। टेक्निकली और ट्रेडिशनली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कौन कौन से 4? नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल, नंबर 4 एंटरप्रेन्योर। अब मैं कुछ बातें लिखवाऊंगा, ये सारे लोग मेरे साथ लिखेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने लिखने हैं इन चारों फैक्टर्स के बारे में। लैंड से स्टार्ट करेंगे, ऑनवर्ड्स आगे बढ़ेंगे।
चलूँ आगे। पहले लिखेंगे लैंड, कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे ताकि कोई एमसीक्यू बने, वैसे आसान है, आता कम ही है, कभी एट वंस इन अ ब्लू मून बने तो कुछ बातें लिख लेंगे। पहला, लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, बुलेट लिखते रहेंगे। लैंड के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, लिखते रहेंगे। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक हो गया। सो लैंड क्या है सर? लैंड जो है वो गिफ्ट ऑफ नेचर है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पूरा मत लिखना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एफ कैपिटल, ओ छोटा, पी बड़ा और एपोस्ट्रोफी एस। पैसिव फैक्टर क्या मतलब सर? पैसिव फैक्टर, लैंड खुद आउटपुट नहीं देता आपको, लैंड से आउटपुट प्रोड्यूस करना। अब लैंड है क्या? गिफ्ट ऑफ नेचर। तो जो कुछ गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो क्या क्या दिया है भाई नेचर ने मुझे और आपको? बताएं सर। सरफेस ऑफ अर्थ, अंडर द सरफेस, ओवर द सरफेस, फॉसाइल गैसेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लाइट, हीट, एनर्जी, एयर, ऑक्सीजन, सी, माउंटेन, रिवर, ट्री, फिश। इवन फिश वो है नेचुरल रिसोर्स है, कुदरत ने दिया ना, नेचुरल है ना भाई। मैं और आप तो खाली, हाँ जब वो मछली हम जमीन से निकाल लें, समंदर से निकाल के जमीन पे ले आए, अब वो क्या है? अब वो नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है। जिस नेचुरल एक्टिविटी पे ह्यूमन एफर्ट लग जाए वो मैन मेड बन जाता है। अब जमीन के नीचे ऑयल है, कोल है, गैस है, यूरेनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, जो भी आप बोले सब कुछ है मैन मेड, है ना यार। अब वो नेचुरल है, फ्री फॉर ऑल है। लेकिन जिस दिन आपने उसको निकाल लिया ना, ह्यूमन एफर्ट लगा लिया उस पर, अब ये मैन मेड बन गया। जमीन के नीचे क्रूड ऑयल है, जमीन के नीचे ऑयल है, जमीन के नीचे गैस है, जमीन में यूरेनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, बिल्कुल है सर, कोई मुश्किल नहीं इसमें। फिर क्या करें? अब जमीन के नीचे पड़ा है तो पड़ा रहने दें, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप उसे जमीन से बाहर निकालेंगे, अब ये मैन मेड है। तो जमीन खुद ब खुद कुछ नहीं करती, वो पैसिव फैक्टर है। पैसिव का मतलब जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट। अब सोलर एनर्जी है, सूरज से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, धूप निकलने की बिजली बन रही है उससे नहीं सर। लेकिन जब मैं सोलर पैनल लगाऊंगा, बैटरी इंस्टॉल करूंगा, तब वो सोलर लाइट कन्वर्ट होगी किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ह्यूमन एफर्ट चाहिए। फिर ये नॉन ह्यूमन फैक्टर है। अगला पॉइंट लिखेंगे, लैंड क्या है? नॉन ह्यूमन फैक्टर है। जल्दी जल्दी लिखो। ये इंसान नहीं है, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या तो ह्यूमन होगा या नॉन ह्यूमन होगा। ये नॉन ह्यूमन फैक्टर है बेटा। बेटा अगर जवेरिया बाजी कह रही है कि बिजनेस वर्क इन एग्रीकल्चर, बिल्कुल मेरी बेटी, जब बिजनेस एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं ना, लैंड तब भी पैसिव है। जब तक आप उस लैंड के ऊपर फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वाटर, मशीन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, मशीन से खाली ज़मीन का एक टुकड़ा लेके बैठ जाए कोई कंपनी या कोई बिजनेस, तो क्या उसमें से आउटपुट आएगा? कुछ भी नहीं आएगा भाई, जब तक आप उस पर ह्यूमन एफर्ट नहीं लगाएंगे। तो लैंड पैसिव फैक्टर है और हमेशा रहेगा। जब तक आप उस पर ह्यूमन एफर्ट नहीं डालेंगे, वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लैंड में दो बातें हैं, अब सुनिएगा मेरी। एक जो मोबिलिटी, समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। देखिए, किसी भी चीज़ की फिजिकल ट्रांसफरेंस को मोबिलिटी कहते हैं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मोबिलिटी क्या है? मैंने इस बॉटल को उठाया, यहाँ से यहाँ रख दिया, यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया। अभी अपने घर से उठा, ऑफिस गया, ऑफिस से यहाँ आ गया, ये मोबिलिटी है। इसे फिजिकल मोबिलिटी कहते हैं। एक होता है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, जैसे ये लैंड। अब सुनिएगा मेरी बात, लैंड जो है उसकी दो तरह की मोबिलिटी पे हम बात कर रहे हैं। एक फिजिकल और एक ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल क्या है? जैसे ये बिल्डिंग है, अभी ज़मीन पे बनी हुई है ना भाई, ये ज़मीन पे बनी हुई है। मैं ये पूरा ज़मीन, ये बिल्डिंग तोड़ दूँ और वो लैंड जो है ना, मेरे पास लैंड, यहाँ एक स्विमिंग पूल बना दूँ, एक क्लब बना दूँ, तो इसकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी चेंज होती है। इसे एक हॉस्पिटल बना दूँ,
इस पूरी बिल्डिंग को रेनोवेट करूं और यहाँ कमर्शियल यूनिट या प्लाजा बना दूं। ये क्या है? इसकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। आपके पास एक लैंड है, आपने उस पर एग्रीकल्चर कर ली। अब आपको लगा कि नहीं यार, ज़मीन के नीचे पानी का लेवल बढ़ गया तो मेरी एग्रीकल्चर क्रॉप ख़राब हो जाती है, वो सेम और थोर वाला वाटर लॉन्गिनेस और स्लेटनिंग। आपने बोला यार अब ये तो ज़मीन ज़ाया हो गई। बोला नहीं ज़ाया हुई भाई, आप टेंशन नहीं हो, फिश फार्मिंग कर लो। अब इस पर फिश फार्मिंग कर लेंगे, इस पर जंगल लगा दो की करके, इस तरह के दरख्त के जो ज़मीन के नीचे का पानी लेवल बढ़े तो वो उसी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और फिर फॉरेस्ट्री करके उससे तुम हनी बी की फार्मिंग कर लो और दूसरी फार्मिंग कर लो, नहीं तो लकड़ी काट के बेचो। तो ये क्या है? ज़मीन फिजिकली मोबाइल नहीं हो सकती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, लेकिन ज़मीन की ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी पॉसिबल है। पूरे केपीके के अंदर पहाड़ है, कुछ पहाड़ है, कुछ पहाड़ों को काट के उन्होंने क्या बना दिया? रास्ता बना दिया। अब वो पहाड़ नहीं है, अब वो पैसेज बन गया है एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का। कुछ पहाड़ों को तोड़ के उसमें से रिसोर्स निकाल रहे हैं, मिनरल्स निकाल रहे हैं, कोल है, यूरेनियम है, कॉपर है, जिप्सम है, चौक है, ये निकाल रहे हैं। ये क्या है? ये ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। तो लैंड की फिजिकल मोबिलिटी इम्पॉसिबल है, लेकिन लैंड की ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, तो फिजिकल और जियोग्राफिकल मोबिलिटी इम्पॉसिबल, लेकिन ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं, लिख ली? बिल्कुल ऐसा ही है दुआ फातिमा, आपने बिल्कुल सही कहा। जवेरिया, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। लैंड पैसिव फैक्टर ही है, चाहे उस पर एग्रीकल्चर हो या ना हो। अब आ गया लेबर, ठीक है। लेबर क्या है लिखना शुरू करिएगा। लेबर से मुराद क्या है? एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी, any physical or mental activity performed for sake of consideration is called labor. ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल बोल देंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है। एनी एक्सर्शन ऑफ माइंड, एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी, जैसे भी बोल दो आप, कोई भी जिस्मानी और दिमागी जद्दोजहद। जैसे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेंटल एक्सर्शन है ना मेरा, मतलब मैं कोई फिजिकल काम तो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपने जहन से, अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से। तो एनी एक्सर्शन ऑफ माइंड, एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर सेक ऑफ कंसिडरेशन, रिवॉर्ड, उजरत, तनख्वाह, सैलरी, वेज, एनी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर सेक ऑफ कंसिडरेशन इज लेबर। ठीक हो गया भाई? ठीक हो गया मेरे दोस्त? क्लियर हो गया? कोई मुश्किल, कोई इशू? ठीक, ये है लेबर। अच्छा, हम और आप लेबर समझते हैं मजदूर को। इकोनॉमिक्स कहती नहीं भाई साहब, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है इंसान, सुन रहे हो मेरी बात, किसके लिए? जैसे अम्मा घर पे खाना पका रही है, मेहनत तो कर रही है ना, लेकिन ये कंसिडरेशन के लिए नहीं है, तो वो लेबर नहीं है। लेकिन किसी की अम्मा जो है वो घर में कुकिंग भी करती है, और जो मील रोज़ बनाती है ना, उसको सेल भी करती है ऑनलाइन। जैसे अम्मा ने खाना पकाया, आज लिस्टिंग ने कीमा बनाया, दम का कीमा बनाया। अम्मा ने बोला भाई मैं 1 किलो के गोश्त का नहीं, मैं 4 किलो के गोश्त का बनाऊंगी। 1 किलो का जो मीट है वो हम अंदाजे से घर पे रख लेंगे, और बाकी 3 केजी मैं बनाकर सेल करूंगी ऑनलाइन पैक करके। तो अब ये लेबर है। अब वो 3 केजी वाला जो बिकेगा और उसकी वो रिवॉर्ड मिलेगा, ये लेबर है। लेकिन एक अम्मा है बेचारी, रोज़ाना, अल्लाह हमारे अम्मा की मग़फ़िरत करें, आपकी अम्मा को सलामत रखें सेहत ईमान के साथ, रोज़ खाना पकाती है बेचारी, को पैसे मिलते हैं बेटा? उनको नहीं मिलते ना। तो वो क्या है? वो लेबर
नहीं है। वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने घर वालों के लिए खाना पका रही हूँ, अच्छा मील बना रही हूँ, वो खुश होंगे। मेरा काम है भाई, मेरा हस्बैंड बाहर जाके एक्टिविटी कर रहा है, मैं घर को मैनेज कर रही हूँ इस तरीके से, ठीक है, वो वॉट जो भी उनकी वो है। सो लेबर जो है, लैंड नॉन ह्यूमन फैक्टर था, लेबर वो पैसिव था, ये अबे एक्टिव है, अंग्रेजी वाला एक्टिव पैसिव, वो पैसिव था, ये एक्टिव है, वो नॉन ह्यूमन था, ये ह्यूमन है। तो लिखो ना बे, जल्दी जल्दी लिख लो। ये ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो पैसिव, लैंड पैसिव फैक्टर था, लेबर एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। दुआ बेटा रिपीट कर रहा हूं, एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर सेक ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, इज कॉल्ड लेबर। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनेंगे, सुनिएगा, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ध्यान से देखिए, सुनिएगा उसको। देयर इज एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन द सप्लाई ऑफ लेबर एंड इट्स वेज रेट। क्या बोला मैंने, ये देखो, मैंने कहा जी ये लेबर की क्वांटिटी है, अगर किसी भी मार्केट में लेबर की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी तो बोलो भाई, लेबर की क्वांटिटी के बढ़ने से लेबर के वेज रेट पे, उसकी उजरत पे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे जैसे लेबर की क्वांटिटी बढ़ेगी, वेज रेट, सो देयर इज एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन द सप्लाई ऑफ लेबर एंड इट्स वेज रेट। द हायर द सप्लाई ऑफ लेबर, द लोअर विल बी द वेज रेट। ये चार्टर अकाउंटेंट की सैलरी ज़्यादा क्यों है तुम्हें पता है? टेक्निकल स्टडी है भाई। हालांकि ऐसे देखा जाए तो एमबीबीएस मुश्किल है पढ़ने में ज़्यादा, इतनी मुश्किल वोकैबलरी होती है भाई, आपने कभी पढ़ा हो मेडिकल तो, है ना। और उधर इंजीनियरिंग में भी मैथ्स और जनाब फिजिक्स, तो जनाब यूँ तो काइनेटिक्स और फलाना, तो पता नहीं क्या न्यूक्लियर फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल और यूँ और पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट है। लेकिन ये इतना टेक्निकल एरिया और इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से इतना एक्सपोज है कि भाई आप इसकी डेंसिटी को आप मेजर नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा है कंसंट्रेशन इसका। लेकिन अगर ले बहुत सारे ले तो पूरे पाकिस्तान में जितने बच्चे सीए करना चाह रहे हैं सब सीए कर लें, फिर क्या होगा? फिर आप परचून की दुकान पे जाएंगे, भाई ऑडिट करा लें, एक ऑडिट के साथ एक ऑडिट फ्री। बड़े सुपर स्टोर के साथ एक छोटा सुपर स्टोर फ्री। 12 दुकानों का पैकेज, 12 दुकानों को ऑडिट कराएं, अगली 12 फ्री। इस तरह से ऑडिट हो रहा होगा। लेकिन अभी क्या है, अपना प्रिविलेज है भाई, ऑडिट फर्म के पास लोग जाते हैं, फर्म नहीं जाती, लोग आते हैं यार हमारा ऑडिट करते हैं, लीगल कंप्लाइंस है। और जितनी रेगुलेशंस इम्प्रोवाइज होंगी उतना ऑडिट एक्सपोज होता चला जाएगा। इसका स्कोप तो बहुत है अभी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी तो आधी तो साली रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो जब रजिस्टर्ड होगी तो स्कोप इसका क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ रहा। इसीलिए अब हमें पहले से ज़्यादा चार्टर अकाउंटेंट चाहिए। देखें ना इस दफ़ा जो क्वालिफाई हुए हैं लड़के, हिस्ट्री में इतने नहीं हुए। हिस्ट्री एवर क्वालिफाई वो था अटेम्प्ट, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चा पास हो गया, फेल भी हुए हैं। इससे पहले कभी इतने बच्चे पास, तो भाई रिक्वायरमेंट है यार। और हम सिर्फ अपनी मुल्क की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर रहे हैं, हमारा मुल्क का चार्टर अकाउंटेंट इतना कॉम्पिटेंट है, इतना वेल इक्विप्ड है विद द नॉलेज एंड स्किल कि वो साला ओमान, मस्कत, कोयत, जो साला इंग्लैंड, कनाडा, आयरलैंड, हर जगह फिट हो जाता है। पाकिस्तान की बात नहीं, एक बोर्ड बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर आपकी आंखें 6/6 हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप पूरी तरह फिट हैं। आंखें सही हैं आपकी, बाकी तो आप अपनी हालत देख सकते हैं। सो ये लेबर है सर। आगे बढ़े, लेबर के बाद क्या है जी? अगला फैक्टर भाई कैपिटल है। अब जरा कैपिटल को सुन लेंगे। कैपिटल से रिलेटेड 2-3 बातें हैं। ये कैपिटल होता क्या है सर? वो तो हमने अकाउंटिंग में पढ़ लिया, सरमाया, जो पैसा इन्वेस्ट किया वो कैपिटल है। लेकिन ये बनता कैसे? कैपिटल फॉर्म होता है, इट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये एक अपने आप में प्रोसेस है।
क्या बोला भाई मैंने, ये अपने आप में एक प्रोसेस है। ये कैपिटल जनरेट कैसे होता है? कैपिटल कहीं नज़र आता है आपको? नहीं सर, ये जो जितना कैपिटल इकोनॉमी के अंदर मौजूद है ये फॉर्म हुआ है, ये था नहीं, इसे बनाया गया है। ये सर कैसे बन गया ये कैपिटल, कहाँ से आ गया? कैपिटल कहते किसको हैं सर? जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो उसे कैपिटल कहते हैं, एक आसान सी डेफिनेशन। जो रिसोर्स किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वेस्ट हो जाए फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग और एक्वायरिंग प्रॉफिट, दैट व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल। लेकिन ये कैपिटल आया कहाँ से है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इसकी सोर्स क्या है, आइए उसे समझते हैं। देखो मैंने ये कहा कि जब मैं और आप अपनी इनकम जनरेट करते हैं, जैसे अभी मैंने एक फॉर्मूला थोड़ी देर पहले भी लिखा था, कल भी लिखा था, मेरी और आपकी जो इनकम है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक मेरी और आपकी, बोलो भाई सब क्या है, कंजम्पशन, और दूसरा क्या है मेरा बेटा? सर ये तो आसान बात है, ये तो आप बता चुके हो, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब होता क्या है, देखिए जब आप करते हैं ये, क्या करते हैं सर, हम करते हैं अक्यूमुलेशन ऑफ सेविंग, बचाते हैं पैसा। जैसे आप रोज़ 1 रुपये बचाएं तो कोई हैसियत नहीं है, ठीक है, कोई हैसियत नहीं है इसकी, कोई ख़ास हैसियत तो नहीं। 1 रुपये, महीने में 30 रुपये बचाएंगे, साल में कितने बचा लेंगे, 365 रुपये। इससे क्या होगा सर, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर सारे पाकिस्तानी मिलकर 1 रुपया एक दिन में बचाएं तो कितने होंगे, 25 करोड़ रुपए। 10 दिन तक बचाते रहें तो कितने होंगे, 250 करोड़ रुपए। आप समझ रहे हैं, ये है पावर ऑफ अक्यूमुलेशन। जब आप जमा करते हैं ना तो अपने आप में एक नई चीज़ बन जाती है, वो फिर सेविंग नहीं है, वो जमा होके होके बताऊं क्या बनती है, वो बन जाती है वेल्थ, दौलत। आपके घर में फ्रिज है, आपके अब्बा की गाड़ी है, बाइक है, ये क्या जो इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर है, फिक्सचर है, अम्मा की ज्वेलरी है, बताओ क्या ये रोज़ खरीदते हैं आप लोग, हर महीने खरीदते हैं आप लोग? नहीं सर, गाड़ी खरीदते हैं 2 साल 4 साल 5 साल में, कहीं टाइम लगता है सर, पैसे जमा करने पड़ते हैं, महंगी गाड़ी। फ्रिज लेते हैं हर 3-4 साल 5 साल बाद, नहीं तो अच्छा चल रहा है तो 6-8 साल भी चला लेते हैं, फिर ख़राब होता है, फिर जमा करते हैं पैसे। तो ये जो कुछ मेरे और आपके पास रिसोर्स है ना, ये एक्यूमुलेशन ऑफ सेविंग का रिजल्ट है। वरना तो कमाया, खर्च किया, खलास। लेकिन हर फैमिली सेव कर रही होती है, क्यों भाई फ्रिज लेना है, क्यों भाई वॉशिंग मशीन लेनी, क्यों भाई डीप फ्रीज़र लेना है, क्यों भाई हज पे जाना है, क्यों भाई बेटे की शादी, क्यों भाई बेटी की शादी, क्यों भाई उनको पढ़ाना है। यार जमा करो पैसे, और जमा करते हैं तो वो हमारी दौलत बन जाती है, वेल्थ बन जाती है। सही, जब आप उस वेल्थ को इन्वेस्ट करते हैं किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में या बिजनेस के अंदर, जैसे ही उस वेल्थ को इन्वेस्ट किया जाता है किसमें, बिजनेस में, तब वो बन जाता है क्या, हाँ ये है कैपिटल। ऐसे नहीं बनता कैपिटल, कैपिटल का बनने का एक पूरा प्रोसेस है। तो कैपिटल है क्या, ये इंसान की दौलत का वो हिस्सा है जो मजीद वेल्थ प्रोड्यूस करेगा। क्यों सर, ये मजीद वेल्थ कैसे करेगा प्रोड्यूस? क्योंकि जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बिजनेस से मिलता है क्या, बोलो भाई क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो ये क्या हो गया, फर्दर वेल्थ, ये हो गई फर्दर वेल्थ। सुन रहे हो मेरी बात, ये फर्दर वेल्थ है। तो वेल्थ क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ मेन्स वेल्थ विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्दर वेल्थ। इंसान की दौलत का वो हिस्सा जिससे मजीद दौलत, बोलो भाई मजीद दौलत प्रोड्यूस हो, ये वेल्थ है। समझे आप बात? लेकिन इकोनॉमिक्स में और मेरा और आपका जो वो है अक्यूमुलेशन, नूर फातिमा, जमा करना। अक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा करना, कंसोलिडेट करना, अलाइन करना। ठीक है, ठीक है बेटा, चलूं आगे? जी सर, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं याद दिला दिया करो यार, बड़ा मसला हो जाता है। तो ये अक्यूमुलेशन है। अच्छा, अब्बा ने डीएचए का प्लॉट ले लिया, अब्बू ने बहरिया टाउन में प्लॉट ले लिया, अब्बू ने स्कीम 33 में प्लॉट ले लिया, हमारा घर गुलशन इकबाल में, अब्बा ने जौहर में एक प्लॉट ले लिया। सर इन्वेस्टमेंट कर दी हमने, ये पर्सनल वेल्थ है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट से मुराद उस प्रोसेस को कहती है जिससे 3 चीज़ें जनरेट हों। अब सुनिएगा,
इकोनॉमिक्स के नज़रिए से इन्वेस्टमेंट एक ऐसा सिनारियो है जो दो तीन चीज़ों को री इनकर करेगा। कैसे सर? इन्वेस्टमेंट से मुराद यहाँ पर पर्सनल वेल्थ नहीं है। आपके अब्बा 10 घर ले लें, 10 प्लॉट ले लें, अल्लाह मुबारक करें आपके अब्बा को और आगे बढ़ाएं, वो आपकी नेट एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, वो आपकी दौलत है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो दौलत है। आप अमीर होंगे उससे, आपके बच्चे अमीर हो जाएंगे। अब्बा ने प्लॉट लिए थे 20-20 लाख के, आज एक एक प्लॉट 2-2 करोड़ रुपए का। अब 10 प्लॉट अब्बा ने 1 करोड़ के लिए थे मिसाल के तौर पे, या 5 प्लॉट लिए थे 20-20 लाख के, आज वो एक एक प्लॉट 2-2 करोड़ रुपए का। तो पहले आप करोड़पति थे, आज आप अरबपति हो गए। कैसे होगा? बैठे बैठे होगा। लेकिन इकोनॉमिक्स के नज़रिए से इन्वेस्टमेंट से मुराद है रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या बोला मैंने? यहाँ पर इससे मुराद है रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब सर ये क्या लगा दिया आपने, नई पख लगा दी, रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट होती है, ये रियल कैपिटल से क्या मुराद है? यहाँ रियल कैपिटल से मुराद वो इन्वेस्टमेंट होगी जिससे 3 चीज़ें जनरेट होंगी। कौन सी 3 चीज़ें? पहला, सुनिएगा मेरी बात, पहला इससे बनेगा आउटपुट, प्रोडक्शन होगी, इससे जनरेट होगी लोगों को क्या? इनकम। और सोसाइटी में बढ़ जाएगा क्या? एम्प्लॉयमेंट। तो ये है मेरा बेटा रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो मुल्क में इकॉनमी में आउटपुट को, इनकम को, एम्प्लॉयमेंट को क्या करे? बढ़ा दे। ये इंक्रीमेंट है एग्जिस्टिंग स्टॉक में। अब सुनना, मिसाल देके समझा रहा हूँ, स्टडी टेक्स के अंदर मिसाल है। मिसाल के तौर पे क्या नाम है भाई? हमजा के पास एक था, लेट्स से एक सुपर स्टोर था, या एक मेडिकल स्टोर था, एक सुपर स्टोर था। हमजा ने बोला यार मैं तो जा रहा हूँ पाकिस्तान छोड़ के, भाई मेरा इमिग्रेशन हो गया कनाडा एंड नाउ सपोज टू लीव। अब क्या ये सुपर स्टोर, अभी इतना चलता हुआ सुपर स्टोर है। हमजा ने कहा कि किससे? हारिस से कहा कि हारिस भाई आप, हाँ अनस। हमजा ने अनस को बोला कि अनस बेटा भाई तेरे लिए एक ऑप्शन है दादा। बोला ऐसे बोला दादा मैं अपना सुपर स्टोर बेच रहा हूँ 5 करोड़ रुपए का सारे सामान के साथ, इन्वेंट्री, मशीन, इक्विपमेंट जो लगा हुआ है ये सब बेच दूँगा, 5 करोड़ रुपये मुझे दे दो। पहला ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, आप दोस्तों मेरे, चलता हुआ सुपर स्टोर है, महीने के आप आराम से यहाँ 3, 4, 5, 6 लाख रुपए निकालता हूँ मैं आराम से, खर्चे वर्चे निकाल। तो चलता हुआ सुपर स्टोर है, तुझे चाहिए तो बता, तू भाई मुझे 5 करोड़ दे और अब मैं तेरे नाम कर दूंगा पूरी ओनरशिप, सारी चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट बना लें। अनस ने बोला डन है, कोई टेंशन नहीं, बैठ जा, आजा लॉयर के पास चलते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तेरे को पैसे मैं देता हूँ 1 महीने में, कोई टेंशन नहीं। अब ये इन्वेस्टमेंट है? ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। क्यों? क्योंकि ना इससे नया आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, ना इससे नई इंप्लॉयमेंट जनरेट हुई, समझ रहे हो मेरी बात, ना इससे कोई नई इनकम एक्वायर हुई, बस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया। हाँ, हमजा का सुपर स्टोर था, अनस ने बिल्कुल उसके सामने एक और सुपर स्टोर खोल लिया, दैट वर्ड इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इससे आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इनकम भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये इन्वेस्टमेंट है। क्लियर हो रही है मेरी बात? सो यहाँ कैपिटल से मुराद क्या है? तो हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, एक तो कैपिटल को समझा, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या है? एन इंक्रीमेंट इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ, बोलो भाई, एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? लिखो, कैपिटल क्या है? एन इंक्रीमेंट, इजाफा, एन इंक्रीमेंट इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड, an increment in the existing stock of capital good, an increment, izafa, an increment in the existing stock of capital goods, क्या बोला सर ने? दोबारा बोले, an increment in the existing stock of capital goods। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? आप सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा ध्यान से। जब मैं बात करता हूँ ना गुड्स की, तो ये 2 तरह की होती हैं। एक कहलाती है कंज्यूमर
और एक कहलाता है कैपिटल। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। फर्क क्या है सर? फर्क बताइए, सुनिएगा भाईजान। आपके घर में फर्नीचर है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके घर में फ्रिज है, यस सर। आपके घर में पानी का डिस्पेंसर है, जी सर। आपके घर में इंटरनेट यूज़ होता है, जी बिल्कुल। कंप्यूटर है, जी। लैपटॉप है, हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कुछ के घरों में कंप्यूटर लैपटॉप दोनों हो, कुछ के घर में सिर्फ कंप्यूटर हो, कुछ के घर में सिर्फ है सर। इंटरनेट यूज़ करते हो, हाँ। टीवी है, हाँ। केबल यूज़ करते हो, हाँ। फर्नीचर है, बिल्कुल है। कैश है, बिल्कुल है। इंटरनेट का डाटा यूज़ करते हैं सर। मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। क्या इस इदारे के अंदर फर्नीचर है? हाँ सर। क्या इस इदारे में कंप्यूटर इक्विपमेंट मशीनरी है? यस सर। क्या यहाँ पानी का डिस्पेंसर है? यस सर। तो ये भी तो यूज़ कर रहे हैं। फर्क क्या है? आप जो यूज़ कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज वो कंज्यूमर गुड्स हैं, टू सेटिस्फाई योर पर्सनल नीड्स, वांट्स, वो आप पूरी कर रहे हैं, टू सेटिस्फाई योर अनलिमिटेड वांट्स। ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ जो कुछ यूज़ हो रहा है, ये बिल्डिंग, ये फर्नीचर, ये फिक्सचर, ये मशीनरी, ये सब कैपिटल गुड्स है। ये इंटरनेट का डाटा, ये कैपिटल गुड्स है, बिकॉज दीज गुड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो ठंडे कमरे में बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, टीचर का लेक्चर सुन रहे हैं, ये भाई इन सारी चीज़ों के लिए आपने पे किया है। किसी रेस्टोरेंट में गया, सब खाना खा रहे थे, आपने भी खाना खाया, खड़े हुए जाने लगे, क्या बोलेगा वो कि भाई ये बिल का काउंटर वहाँ है। आपने बोला बिल? सब बिरयानी खा रहे थे, हम भी आए, हमने भी खा ली, इसमें बिल क्या होता है भाई? फिर वो बताएगा आपको। बोलेगा भाई गधे, ये कमर्शियल यूनिट है, दुकान है, सब खा रहे हैं तो पैसे दे के खा रहे हैं। बोला यार मुझे तो ये नहीं पता था, मैं तो समझा सब खा रहे हैं तो मैं भी खा लूँगा। अभी कोई बच्चा आए बाहर से घूमता फिरता और बैठ जाए आगे क्लास में पढ़ने के लिए कि भाई वो सब पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ लूँगा, क्या होगा? अलाउ करेगा सिस्टम? कोई इंस्टीट्यूट अलाउ करेगा उसको? तो क्या हो गया सर, फीस है भाई हमारी यार, टीचर को पे कर रहे हैं हम, बिजली का बिल दे रहे हैं, यूटिलिटीज़ पे कर रहे हैं, ऐसे कैसे पढ़ोगे भाई? हम कहाँ से पूरे करेंगे अपने खर्चे? तो सैलरी देनी है हमें, रेंट देना है हमें, यूटिलिटीज़ पे करनी है, पे करो भाई फ़ी। ऐसे नहीं बैठे, कम दो ज़्यादा दो एक अलग डिबेट है, फ़ी भरे। घर में रिश्तेदार आते हैं, आप एसी चलाते हैं, खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, जाते हुए पैसे मांगते हैं। खाला आप लोग 7 लोग थे, पर हेड के 1000 रुपये हुए, 7000 जमा कराते हुए। कभी किया आपने ऐसा? नहीं। लेकिन आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप हैरत नहीं करते कि भाई पैसे मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो? अरे भाई इसलिए मांग रहा हूँ कि आप मेरे हॉल में आए, डाइनिंग हॉल में बैठे, एसी चल रहा है, मेरा स्टाफ है, उनकी सर्विसेज आपने अवेल की, मैंने आपको फूड दिया, अभी पैसे नहीं दोगे तुम? बिल्कुल दोगे यार। सो वो गुड्स एंड सर्विसेज जिससे मजीद आउटपुट प्रोड्यूस किया जाए वो है कैपिटल गुड्स। सो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स। क्लियर हो गया? और कंज्यूमर गुड्स क्या है? कंज्यूमर गुड्स इंक्लूड्स ऑल ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। जैसे आपके घर का फ्रिज क्या है? ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल का मतलब जिसकी लाइफ 1 साल से, जैसे फिक्स एसेट पढ़ते हैं, है ना। आपके घर का फर्नीचर, अब्बा की बाइक, अब्बा की गाड़ी, है ना, आपके घर की मशीन, इक्विपमेंट, आपके घर की बिल्डिंग, ये सब क्या है? ड्यूरेबल गुड्स। और आपके फ्रिज में रखा हुआ ग्रॉसरी का सामान, किचन में रखा हुआ ग्रॉसरी का सामान, सोप, टूथपेस्ट, है ना, टूथब्रश, ये क्या है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और फिर सर्विसेज। तो हम 2 चीजें यूज करते हैं, गुड्स या सर्विसेज, दोनों। जब वो एक फैमिली यूज करे टू सेटिस्फाई देयर पर्सनल नीड्स एंड वांट्स, दैट व्हाट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। जब यही गुड्स एंड सर्विसेज कोई इदारा इस्तेमाल करे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। तो इन्वेस्टमेंट क्या है सर? इन्वेस्टमेंट, रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट से मुराद है कि इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स बढ़े, अब्बा के प्लॉट के नंबर नहीं बढ़े। हाँ, नई फैक्ट्रीज खोले, नए बिजनेसेस खोले, इससे आउटपुट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बोले भाई जो लोग घर पे हैं उन्हें समझ में आ रही है? तो इन्वेस्टमेंट से मुराद क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं?
कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज। डन हो गया, कोई मुश्किल समझ में आता है? तो सर ये था कैपिटल। अब कैपिटल का पॉइंट लिख लिया आपने, कैपिटल फॉर्मेशन का जो स्टेप्स थे वो लिख लिया आपने, जो मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, मिटा दिया, लिख लिया। अब लिखो कैपिटल के बारे में। कैपिटल बताओ, ह्यूमन फैक्टर या नॉन ह्यूमन फैक्टर? नॉन ह्यूमन। एक्टिव फैक्टर या पैसिव फैक्टर? एक्टिव है। ये चेयर खुद इस्तेमाल हो रही है, ये कंप्यूटर खुद इस्तेमाल हो रहा है या करना पड़ रहा है इसे? हाँ, एक्टिव नहीं है, पैसिव है। अबे तो कर तो हम रहे। अभी एक कमरे में कुर्सियां हों, कंप्यूटर लगाओ, लेकिन मैं वहाँ क्लास ही ना करवाऊँ, तो वहाँ से मुझे आउटपुट मिलेगा? नहीं, ये पैसिव है, इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना ये खुद ब खुद आउटपुट नहीं देगा। कद्दू। एक्टिव वो है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे मैं बैठा हूँ, लेबर, जैसे मैनेजमेंट के लोग हैं, काम कर रहे हैं। अभी कोई मसला होगा, फौरन भाग दौड़ लग जाएगी कि भाई क्लास में इंटरनेट नहीं, फलाना नहीं, चलो भाई यूं करो, ये करो। ये है एक्टिव फैक्टर, जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन दे रहा है अपने। भाई चेयर ये हो या कोई और हो, इससे अच्छी हो, इससे बुरी हो, आपको क्या मसला? लेकिन टीचर के अच्छे बुरे होने से आपको मसला है। चेयर का ये है कि सर कंफर्टेबल नहीं है, सर बड़ी अच्छी चेयर है, सर मज़ा आ रहा है, सर इसी क्लास में करवाएं हमारी क्लास, एसी अच्छा चल रहा है, एसी बुरा चल रहा है, ये कंप्लेन हो सकती है। लेकिन टीचर अच्छा बुरा, हम एक्टिव फैक्टर हैं भाई, हमसे एक्टिविटी चल रही है, समझ रहे? तो कैपिटल क्या है? नॉन ह्यूमन फैक्टर है, इंसान नहीं है। दूसरा ये पैसिव फैक्टर है, इसे इस्तेमाल किया जाता है। और कैपिटल क्या है? ये इंसान की दौलत का वो हिस्सा है जो मजीद वेल्थ को क्रिएट करेगा। बता दी ये बात। फिर उसके बाद एक और पॉइंट लिखेंगे, कैपिटल डेप्रीशिएट्स। कैपिटल डेप्रीशिएट्स, डेप्रीशिएट का मतलब क्या है बता देते हैं अभी। कैपिटल डेप्रीशिएट्स क्या मतलब? कैपिटल डेप्रीशिएट से सर देखिए, जो एसेट है ना, सारे फर्नीचर है, मशीन है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, ये सब नज़र आ रहा है ना आपको, प्लांट है, ये सब क्या है? ये एसेट है, ये रिसोर्स है, ये कैपिटल गुड्स है। किसी इदारे के पास जो है, जैसे इस ARDD के पास हैं, यूनिलीवर के पास हैं, PSO के पास हैं, शेल के पास हैं, है ना, नाम सुने हैं ना इन कंपनीज़ के आपने। इन कंपनीज़ के पास एसेट्स हैं जिन्हें वो इस्तेमाल करके मज़ीद आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कैपिटल गुड्स हैं उनके सारे। अब जब ये इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आउटपुट बनाने के लिए, बताओ इन सारी चीज़ों की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है? हाँ, इसे कहते हैं डिप्रिसिएशन। थोड़ा कॉन्सेप्ट और डिटेल है, दैट वुड बी एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, बट इट वुड बी टू अर्ली। अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो कैपिटल डिप्रिशिएट्स, ये पॉइंट याद रखेंगे। अब अगला एंड अगला 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 कौन है भाई हमारे पास? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है? ह्यूमन फैक्टर, नॉन ह्यूमन? एक्टिव है, पैसिव? एक्टिव है भाई। इससे ज़्यादा एक्टिव कौन है? यही तो वो है जो तमाम फैक्टर्स को आपस में, हाँ, जैसे अब यहाँ 2-3 बातें ज़रा समझने की हैं। यहाँ पर मैंने एक इंडिविजुअल बनाया, यहाँ मैंने एक इंडिविजुअल बनाया, उसका नाम रखा हमने बिल्लू, ठीक है, बिल गेट्स, ठीक है। बिल गेट्स ने एक एम्पायर बनाया, एक कंपनी बनाई जिसका नाम बिल्लू ने रखा माइक्रोसॉफ्ट। और इस माइक्रोसॉफ्ट को चलाने के लिए अपने हेड ऑफिस में बिल्लू ने बना दी एक ऑर्गेनाइजेशन। सुन रहे हो मेरी बात? जो इस इदारे को जो रेगुलेट करेगी, चलाएगी, बिल्लू ऊपर से इसको देख रहा है, खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन भी इसका पार्ट बन के काम कर रही है। अब बिल्लू 1, ऑर्गेनाइजेशन 2, माइक्रोसॉफ्ट 3। अब टीचर इसको एक ही पढ़ा देते हैं, एक ही होता है जी ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ये एक नहीं है, इन तीनों में फ़र्क है। अकाउंटिंग और बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कॉल्ड ENTITY, दैट इज़ कॉल्ड एंटिटी। आपके घर के बाहर नाम लिखा हुआ होता है अब्बा का,
घर में शादी का कार्ड आता है, लिखा होता है मोहम्मद विद फैमिली, मोहम्मद ज़ीशान विद फैमिली, है ना। घर के बाहर लिखा हुआ है नाम मोहम्मद ज़ीशान, है ना, ऐसे लिखा हो। तो क्या उस घर के बाहर नाम मेरा लिखा है तो मैं अकेला रहता हूँ? नहीं सर, मैं अकेला नहीं रहता, मेरी फैमिली रहती है उसके अंदर पूरी, भाई साहब। तो इसी तरह बिल गेट्स एंटिटी के हिसाब से एक इंडिविजुअल है जो एंटरप्रेन्योर है, ये रिसोर्स सप्लायर है, इसने सोसाइटी को सप्लाई करा। इस बिल गेट ने दुनिया को, पाकिस्तान को, इंडिया को, पूरी दुनिया को एक इदारा बना कर दिया जो पूरी दुनिया के लिए क्या बना रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है ना भाई, है ना। और उस इदारे का नाम था माइक्रोसॉफ्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिल गेट्स अलग हैं और माइक्रोसॉफ्ट अलग है। बिल गेट्स एंटरप्रेन्योर है और माइक्रोसॉफ्ट एंटरप्राइज है, और एंटरप्रेन्योर अलग है और एंटरप्राइज अलग है। अब माइक्रोसॉफ्ट में आप सब जॉब करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, नूर फातिमा सही कह रही है, आप सब माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डाटा एनालिस्ट है, कोई डाटा साइंटिस्ट है, व्हाटएवर जो भी है, कोई एचआर में है, कोई बिजनेस डेवलपमेंट में है, कोई फाइनेंस में, आप लोग जॉब करते हैं। अब आपको सैलरी कौन देता है, बिल गेट्स या एंटरप्राइज? हाँ, कंपनी ने गाड़ी दी, मेरा मेडिकल कंपनी पे करती है, मुझे सैलरी कंपनी देती है। वो भाई कंपनी कैसे दे रही है? क्योंकि कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल बीइंग है, एक ह्यूमन बीइंग, जैसे मैं और आप, जैसे बिल गेट्स, जैसे मार्क जुकरबर्ग, है ना। ये कौन है? ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये फिजिकल ह्यूमन बीइंग। लेकिन एक है इनकी कंपनी, फेसबुक, अमेजॉन, ईबे, नाम सुना है ना इन सारी कंपनीज का। वो जो क्या नाम है उसका, हाँ वो टेस्ला, स्पेस एक्स, इलॉन मस्क, है ना। और वो कौन है, उसका नाम क्या है? नहीं, ईबे वाले का जेफ बेजोस। ये जेफ बेजोस और जनाबे वाला वो इलॉन मस्क, ये क्या है? ये एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने एंटरप्राइज सप्लाई की है। अच्छा, रिस्क किसका है, एंटरप्राइज का है, एंटरप्रेन्योर का है? हाँ, तो एंटरप्रेन्योर वन है वो सप्लाई द एंटरप्राइज। एंटिटी कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योर को अलग करता है, एंटरप्राइज को अलग करता है। और फिर एक होती है ऑर्गेनाइजेशन, जो एंटरप्रेन्योर जैसा ही काम करती है, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करती है, मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, डायरेक्ट करती है, असिस्ट करती है। मगर एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन में एक बुनियादी फर्क है, पता है क्या? एंटरप्रेन्योर रिस्क एक्वायर करता है, ऑर्गेनाइजेशन रिस्क एक्वायर नहीं करती। तो एंटरप्रेन्योर कौन है सर? एंटरप्रेन्योर कौन है? ये मोस्ट एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एंटरप्रेन्योर, सुनिएगा मेरी बात, ये ह्यूमन फैक्टर है। एंटरप्रेन्योर रिसोर्स सप्लायर है। रिसोर्स सप्लायर का मतलब किसी भी एंटरप्राइज में जो कुछ चाहिए वो कौन ला के देगा? हाँ, एंटरप्रेन्योर ला के देगा। एंटरप्रेन्योर रिस्क एक्वायर करेगा, एंटरप्रेन्योर रिस्क एक्वायर करेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन रिस्क एक्वायर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट दोबारा बताता हूँ क्या है, कि बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है। ये बिल्कुल सेपरेट एग्जिस्टेंस है। आप कल को केस हो गया, कंपनी ने कोई फ्रॉड किया, तो बिल गेट पे केस नहीं होगा, कंपनी पे होगा। जिसके हाथ में शेयर ज्यादा होंगे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ओनर को अलग कर देती है। भाई फ्रॉड कंपनी ने किया, हाँ बिल गेट से सवाल किया जाएगा कि भाई आप कंपनी के चेयरमैन हैं, फ्रॉड किया आपकी कंपनी ने? बिल्कुल किया। अब कहाँ फ्रॉड किया? मैंने तो नहीं किया फ्रॉड, कंपनी ने फ्रॉड किया। इन्वेस्टिगेट करें, कंपनी को पकड़ें, जिसने किया। अगर मैं हूं तो गिल्टी मुझे पकड़ लें एज अ सीईओ या सीएफओ, और मैं नहीं हूं तो भाई जिसने किया उसको पकड़ें। कंपनी जवाब दे, इसकी मैं जवाब दे नहीं हूं। हाँ, इसी तरह जब आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करते हैं एज अ प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, तो आप बाहर हो जाते हैं। बस अब आप कंपनी है भाई, जिम्मेदारी इसमें। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये कॉन्सेप्ट है कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है भाई। अब मैंने कंपनी बनाई, ठीक है, बिजनेस किया, बिजनेस में लॉस हो गया, मेरी रजिस्टर्ड कंपनी थी, लोग आ गए सारे, भाई हमारे पैसे दो। मैं जाओ कोर्ट में केस कर दो कंपनी के खिलाफ, तुम इतना बड़ा घर है, बेगैरत आदमी अपना घर बेच के पैसे दो। मैं भाई मेरा घर है वो, तो तुम्हारी कंपनी? मैंने बोला कंपनी थी, बंद हो गई, लिमिटेड कंपनी थी, जाओ जाके कोर्ट में केस कर दो। मैं तो भागा नहीं हूँ, मैं आपके सामने हूँ।
यार अपना घर बेच के दे दो पैसे। बोला भाई वो मेरा घर है, वो कंपनी थी, कंपनी अलग एंटिटी है। जैसे इंसान रिएक्ट करते हैं ना, जैसे आप अपने घर में किसी आदमी को रखते हैं काम करने के लिए कि भाई आना सफाई करके चली जाए, खाना पका दें, यार हमारी गाड़ी चला दो, या हमारे पौधे लगे हैं उसकी गार्डनिंग कर दो, उसके पैसे ले लो। इसी तरह कंपनी भी लोगों को हायर करती है, भाई तुम मेरे यहाँ काम करोगे। वो नज़र नहीं आती लेकिन वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करती है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इंसानों की तरह, कि भाई चलो आ जाओ, कल से तुम्हारी जॉब स्टार्ट, साइन करो, कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, तुम आज से हमारे एम्प्लॉई हो, तुम हमारे एडवाइज़र हो, हम तुमसे ये काम करवाएंगे तुम्हारी, और तुम्हें ये बेनिफिट देंगे। ओनर को कुछ नहीं कर सकते आप, ओनर सेपरेट एंटिटी में बिल्कुल अलग है। समझ गए मेरी बात? तो ये है एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर। अगला कॉन्सेप्ट जो है, बस अब हम क्लास को भी सेंड अप करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है बेटा जी, यहाँ देख लो, कंजम्पशन क्या है जी, प्रोडक्शन हो गई, अब आप क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, किसे, गुड्स एंड सर्विसेज को। का कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन क्या है, ये देखा ना मैंने बताया। भाई देखिए पहले तो दो बातें समझना, हम कंजम्पशन किसकी करते हैं, सुनना भाई, हम कंजम्पशन करते हैं दो चीज़ों की। किस किस की? एक हम कंज्यूम करते हैं क्या, बोलो बेटा जी, गुड्स। दूसरा हम कंज्यूम करते हैं क्या, बोलो बेटा जी जल्दी सर, दूसरा हम कंज्यूम करते हैं क्या, सर्विसेज। अब गुड्स की बात करूं तो गुड्स दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, एक ड्यूरेबल और दूसरा नॉन ड्यूरेबल। सुन रहे हो मेरी बात? अच्छा, फिर मजीद ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो गुड्स मजीद दो हेड्स में डिनोमिनेट होते हैं, ये दोनों किस किस में, ये या तो होंगे कंज्यूमर गुड्स, बता चुका हूं है ना, या होंगे ये क्या, कैपिटल गुड्स। अब बताओ, इंडिविजुअल हो, हाउस होल्ड हो या बिजनेस हो, उसे गुड्स भी चाहिए और ड्यूरेबल भी चाहिए और ऐसे ही है ना। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल और ये हाउस होल्ड अपने ज़ाती मकासद को पूरा करने के लिए कंज्यूम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर गुड। लेकिन अगर कोई बिजनेस उस रिसोर्स को, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल को इस्तेमाल करके क्या जनरेट करे, तो फिर वही गुड्स एंड सर्विसेज क्या बन जाएंगी। हाँ, अब ये समझने वाली बात है, पेंडूपन नहीं करो, आप मैच्योर हो जाओ। आपके घर का इंटरनेट कंज्यूमर गुड्स, इस इदारे का इंटरनेट, अब वो कैपिटल गुड्स में वो सर्विस है या गुड्स है वो आप तय कर लें। आपके घर का लैपटॉप कंज्यूमर ड्यूरेबल, यहाँ का लैपटॉप कैपिटल ड्यूरेबल, आपके घर का इंटरनेट कंज्यूमर सर्विसेज, यहाँ का इंटरनेट कैपिटल सर्विसेज। सिंपल है भाई, अब इसमें पेंडूपन नहीं करना। कोई सवाल कहीं पूछे तो वो जवाब देना चाहिए आपको। ये अब इसमें मिसालें तो 3,365 हो सकती हैं, अब हम एक एक को दोहराएंगे तो इसमें पीएचडी हो जाएगा ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल, तो वो हमने करना नहीं है भाई। ठीक है, चलूँ आगे, बस चलो यहाँ रोक देते हैं।